स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 मार्केटिंग। और इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर के अंदर 7 फंक्शंस के बारे में पढ़ाया है अब तक। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शन नंबर 8 पैकेजिंग एंड लेवलिंग। पैकेजिंग एंड लेवलिंग क्या होती है और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो बात हम डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड पैकेज बनाना। मतलब पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग किसी प्रोडक्ट को, किसी टेंजिबल प्रोडक्ट को जो दिखता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उस उत्पाद को, उस वस्तु को किसी आवरण में लपेटना, उसे कवर अप करना होता है। और इसे कवर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग बोलते हैं। तो पैकेजिंग का मतलब होता है पैकेजेस बनाना और पैकेजेस लगाना। लगाना किस पे? प्रोडक्ट पे। यानी कि जैसे अपन बात कर रहे हैं कि एक मिठाई की दुकान है और वो मिठाई की दुकान वाला अपनी मिठाइयों को बेचने के लिए क्या कर रहा है? अलग से डब्बे बनवाता है। वो डब्बा जो है वो पैकेज के अंदर काउंट होगा और मिठाइयों को डब्बों में पैक करके बेचना वो पैकेजिंग के अंदर काउंट होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैकेजिंग अपने आप में आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो चुका है और जितने भी मार्केटर हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सब इस पैकेजिंग फंक्शन पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी हैं। क्योंकि अच्छी पैकेजिंग या अट्रैक्टिव पैकेजिंग जो होती है वो कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मोटिवेट करती हैं कि आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है। कई बार अपन देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ढेर तरह के विशेष प्रकार के क्या होते हैं, रंगों के और चित्रों के छाप होते हैं उन पे। तो इस कंडीशन में हमको क्या लगता है? वो अच्छा लगता है देखने में और हम केवल पैकेजिंग को देखकर ही उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। और वैसे भी आज के टाइम में मेनली जो अपन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं उसकी पैकेजिंग के बेसिस पे। अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसका कलर क्वालिटी कैसा है? सही है। और अगर मान लो उसकी पैकेजिंग टूटी फूटी या हल्की सी भी डैमेज है तो हम ये मानेंगे कि अंदर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी कैसी होगी? ख़राब ही होगी। तो ये चीज़ जो होती है वो पैकेजिंग को आज के टाइम में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन बनाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लेबलिंग की। लेबल क्या होता है? लेबल होता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई उनसे इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको उस प्रोडक्ट पे अलग से क्या किया जाता है? लगाया जाता है। वो लेबल के रूप में होती हैं। तो उस लेबल को उस प्रोडक्ट पे लगाना या उसके लेबल तैयार करना क्या कहता है? लेबलिंग कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसका नाम क्या है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसमें कितनी कितनी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, कौन सी कंपनी उसकी मार्केटिंग कर रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो लेबलिंग के अंदर काउंट होती हैं। और ये लेबल जो होते हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं जिससे एक तो जो कस्टमर है उस कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और दूसरा जो सेल्समैन है उसको भी बेचने में कन्वीनियंट रहे। भाई देखो क्या होता है, जैसे मान लो आप मार्केट में किसी प्रकार का आइटम लेने गए। जैसे मैं लेने जाता हूँ, एक पेन लेने जाता हूँ। अब पेन क्या है? एक फ़िक्स पैकेजिंग के अंदर दिया हुआ है, 10 रुपये का पेन है, उस पर लिखा हुआ है 10 रुपये। तो उस पर जब लिखा हुआ है तो मैंने वो पढ़ लिया और मैं 10 रुपये ईजिली उसको पेमेंट कर दूंगा। मुझे ज़्यादा कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है किससे? दुकानदार से। उस पर लिखा होने के बावजूद मैं ये नहीं पूछूंगा कि भैया ये कितने रुपए का है। नहीं समझ में आया आपको? तो ये इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं ये उन दोनों के बीच में, किसके? सेल्समैन और कस्टमर के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको लिमिटेड बनाती हैं, कम से कम रखती हैं। इससे क्या होता है? सेल्समैन को, दुकानदार को फ़ायदा होगा, वो कम प्रयासों में ही अपना माल बेच पाएगा। ठीक है। तो ये लेबलिंग जो होती है वो पैकेजिंग के साथ ही इस्तेमाल में की जाती है। मैं आपको बता दूं, मोस्टली 90% प्रोडक्ट्स पे जो लेबलिंग होती है वो प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर होती है। यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकेज लगाया जाता है उस पैकेज के ऊपर ही लेबल लगा दिए जाते हैं। तो पैकेजिंग लेबलिंग एक जैसा ही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 9 पे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होता क्या है?
जैसा कि मैंने आपको बताया है, मार्केटिंग का जो काम है वो एक लंबी प्रोसेस के अंदर होता है और ये बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कब हो जाता है? बिफोर प्रोडक्शन, यानी कि जब आप किसी माल को बनाओगे उससे पहले ही आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि उससे पहले आपने मार्केट एनालिसिस किया है और मार्केटिंग की प्लानिंग की है, नहीं है? तो ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग के अंदर आती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती है विक्रय के बाद तक, यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज को भी मार्केटिंग के अंदर ही शामिल किया जाता है। तो ये जो आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है, जिनको हम हिंदी में ग्राहक समर्थन सेवाएं कहते हैं, समर्थन सेवाएं, ये सेवाएं कैसी होती हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज ही होती हैं। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट को, जो आपसे ख़रीदा गया है, उस प्रोडक्ट को आपने क्या किया? कस्टमर के लिए होम डिलीवरी किया, या उसकी केयरिंग की, या उसकी क्लीनिंग की, या उसके लिए हम गारंटी वारंटी दे रहे हैं, या हम उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं कि भाई देखो ये जो कार है, ये कार 15 लाख रुपए की है और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके और इजी इंस्टॉलमेंट में आगे का पेमेंट कर सकते हो। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए मोटिवेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर उसको उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना कैसा हो गया है? काफ़ी ईजी हो गया है, काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर की कंप्लेंट्स को, प्रॉब्लम्स को दूर करना। एक्चुअल में होता क्या है, आजकल मोस्टली जो कंपनी है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए चाहती हैं कि उनके जो कस्टमर से रिलेशन है वो लंबे समय तक चलें, और लंबे समय तक रिलेशन तब चलेंगे जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फेक्शन मिलता है उनसे डेली, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करने से। इसलिए आपने देखा होगा जो टॉप रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर एक अपना टोल फ्री नंबर देती है, जिस पे अपना कस्टमर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक दे सकता है। इसके अलावा अपनी कंप्लेंट्स भेज सकता है, और इन सारी चीज़ों से कंपनी को मार्केट एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये सारी की सारी सपोर्ट सर्विसेज है आपकी, जिसमें आपकी होम डिलीवरी आ जाती है, केयरिंग आ जाती है, क्लीनिंग आ जाती है, गारंटी वारंटी आती है। इसके अलावा अपन की जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं उनको, प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो ग्राहक समर्थन सेवाओं में या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में शामिल की जाती हैं, और इन सब से आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं किसको? कस्टमर को। क्लियर? नंबर 10 पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है उत्पाद का मूल्य निर्धारण। देखो, ये भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेजर फंक्शन है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो प्राइस उस प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेस या फेलर के लिए एक ऑप्शन माना जाता है। भाई आज मान लो जैसे ये मार्कर है, और इस मार्कर की मेरी जो कॉस्ट है वो आती है 15 रुपये। मैंने कहा इस मार्कर को मैं 100 रुपये में बेचूंगा, तो ये इस मार्कर का एक सही प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि दूसरी कंपनीज़, जो कम्पिटिटर कंपनीज़ हैं, वो ये मार्कर 30 रुपये 25 रुपये में आपको अवेलेबल करवा रही हैं। तो इस तरह का अगर मैं प्राइस रखूँगा तो फिर ये मेरे मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को क्या करेगा? फेल कर देगा। और ऐसी कंडीशन में आपको प्राइस डिटर्मिनेशन बड़े आराम से करना होता है। इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस बहुत सिंपल चीज़ है। प्राइस एक अमाउंट है जिसे कस्टमर पे करता है, किसको? किसी भी रिटेलर को या किसी भी दुकानदार को। किसके लिए? गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। भाई आज मैं दुकान पे गया, वहाँ पे एक कॉपी, एक रजिस्टर, एक किताब जो मुझे रिक्वायर थी वो मैंने परचेज़ की। उसको एक्सचेंज जब दुकानदार ने मुझे किया, तो उसके बदले में मैं जो भी अमाउंट पे करूँगा वो उस प्रोडक्ट का प्राइस माना जाएगा। ठीक है? तो अब ये जो ये प्राइस होता है, इस प्राइस से क्या है? प्रोडक्ट का एक रिलेशन होता है। कैसे? भाई जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो गिर जाती है, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर मान लो प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को सीधा क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।
जैसे ही प्राइस में आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करोगे, तुरंत ही उसकी डिमांड में भी क्या आ जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, तुरंत ही उसकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किसी प्रोडक्ट को ये सोचना पड़ता है कि इसका हम क्या प्राइस रखें। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अब फैक्टर्स में हम किसको ध्यान में रखेंगे? भाई आप तो अपने आप को एक मार्केटर मानो और आप सोचो कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और इस प्रोडक्ट का आपको एक प्राइस तय करना है कि इसको किस रेट पे बेचा जाए। तो किस रेट पे बेचा जाए, इस चीज़ को तय करने के लिए आप कौन कौन से फैक्टर्स को अटेंड करोगे, किन किन बातों पर ध्यान दोगे? तो सबसे पहला आपका जो फैक्टर होगा वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और नाम है उसका क्या, कॉस्ट। यस भाई, अगर इस मार्कर को बनाने की कॉस्ट 15 रुपये है तो मैं इस 15 रुपये से कम में तो इस मार्कर को बेच ही नहीं सकता। तो कॉस्ट सबसे पहला फैक्टर है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत है वो कितनी आ रही है। लागत क्या है? लागत वो मिनिमम प्राइस है, कॉस्ट वो मिनिमम प्राइस है जिस पर किसी प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। अगर कोई कंपनी कंपटीशन कर रही है तो वो अपने प्रोडक्ट को अपने कॉस्ट वैल्यू पर बेचकर भी लॉस से बच सकती है, या दूसरी कंपनीज़ को क्या कर सकती है, टक्कर दे सकती है। तो ये इससे कम हम नहीं बेच पाएंगे क्योंकि फिर हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो मिनिमम वैल्यू है जिस पर किसी प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। कॉस्ट जो होती है वो आपकी दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है स्थायी लागत और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है परिवर्तनीय लागत। एक होती है स्थायी लागत और एक होती है परिवर्तनीय लागत। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आपकी परिवर्तनीय लागत। फिक्स कॉस्ट जो होती है आपकी वो होती है कैसे कि अगर मान लो आप किसी प्रोडक्ट की यूनिट्स के प्रोडक्शन को या अपने बिजनेस के ऑपरेशन को कम ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं या नहीं करते, तब भी आपकी कॉस्ट कितनी रहेगी, उतनी की उतनी रहेगी। उसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में हम किसको स्टार्ट लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो आपको पेमेंट करना ही पड़ता है। देखो जैसे मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया, एक गोडाउन का इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, या आपने उस गोडाउन का फायर इंश्योरेंस करवा दिया है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपका चाहे वो यूज़ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, आपका एक फ़िक्स पेमेंट कंपनी को जाना ही है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, एक स्थायी खर्चा है। दूसरा हम बात करें डेप्रीशिएशन की। अगर आपकी मशीनरीज़, आपकी बिल्डिंग, आपकी जो फिक्स असेट्स हैं वो इस्तेमाल में आ रही हैं, तब भी उन पे डेप्रीशिएशन लगेगा। अगर वो काम नहीं आ रही, काम किसी तरह का उनसे हो नहीं रहा है, तब भी उन पे डेप्रीशिएशन लगेगा। और वो 24 आवर काम कर रही हैं, तब भी उन पे डेप्रीशिएशन लगेगा। तो ये क्या है, आपका एक फ़िक्स कॉस्ट है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रेंट के बारे में। भाई जैसे अभी देख लें अपन कि जो बीमारी चल रही है कोरोना की, इसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे थे, वो सब अपने वहाँ से अपनी सिस्टम छोड़ के और अपने घर आ चुके हैं, अपने घर की तरफ वापस लौट चुके हैं। तो क्या उनका जो सामान उनके रूम में, उनके घर में, उनके फ्लैट में रखा होगा, जो एक रेंटल पेमेंट पे चल रहा है, तो क्या उसका रेंट नहीं लिया जाएगा? तो आंसर है यस, लिया जाएगा, जबकि वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा। और कल को मान लो वो जो स्टूडेंट है उसकी पूरी फैमिली भी 2 दिन के लिए वहाँ चली जाती है, कोई पार्टी करनी है उसके लिए चले जाते हैं, तो क्या उन 2 दिन का रेंट जो लैंडलॉर्ड है वो ज़्यादा लेगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये जो है आपके वो किस में आते हैं, फिक्स कॉस्ट में आते हैं। प्रोडक्शन के बढ़ने का या कम होने का इन कॉस्ट पे कोई भी क्या नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो आपका मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, लेबर से रिलेटेड होता है। भाई आज मान लो हम ये मार्कर बना रहे हैं और इसमें जो प्लास्टिक लगा है वो 5 रुपये का है। कितने का है? 5 रुपये का। अगर मैं 100 मार्कर बनाऊँगा तो 500 रुपये का प्लास्टिक खर्च होगा। अगर मैं 1000 बनाऊँगा तो 5000 रुपये का प्लास्टिक खर्च होगा। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है
जो मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही लेबर का है। तो ये चीज़ें आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। तो ये कॉस्ट जो होती हैं, इस टोटल कॉस्ट से हम कम कॉस्ट रेट पर इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। तो कॉस्ट अपने आप में एक मेजर फैक्टर है। नंबर दूसरे पे बात कर रहे हैं हम डिमांड। अगर किसी उत्पाद की मांग कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो उस उत्पाद को हम कम मूल्यों पर ही बेचते हैं। अब आप सोच रहे हो सर आप तो गलत बोल रहे हो। देखो क्या होता है, कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आवश्यक वस्तु घोषित कर रखा है। ऐसी वस्तुओं की मांग हमेशा कैसी रहती है, ज़्यादा रहती है। तो ऐसे उत्पादों की जो रेट है, जो प्राइसेस हैं, वो हमेशा कैसे रखे जाते हैं, कम रखे जाते हैं। भाई जैसे गेहूं की बात करें हम, तो गेहूं अपने आप में क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली नीड का है और सभी लोगों को रिक्वायर्ड है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो क्या उसका रेट कभी 50-100 रुपये 500 रुपये हुआ? ऐसा नहीं है। वो रेट उतने ही रह सकते हैं, 2-4 रुपये का अंतर हो सकता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं उन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, आपके जो मांग है उस उत्पाद की वो भी कैसी होती है आपकी, अगर ज़्यादा होती है तो ऐसे उत्पादों के रेट कैसे रखे जाते हैं, कम रखे जाते हैं। इसमें एक प्रोडक्ट आता है आपका जिसमें वेलोचदार मांग होती है, इनलास्टिक डिमांड। ऐसी जो आपकी डिमांड होती है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनके रेट्स में अप एंड डाउन होने पर काफ़ी ज़्यादा मांग में क्या जाता है, चेंजेज आ जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। तो वो बात अपन की यहाँ पे कर रहे हैं हम। नंबर 3 पे हम बात कर सकते हैं गवर्नमेंट रूल्स के बारे में। गवर्नमेंट रूल्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, आपको रेट डिसाइड करने पड़ते हैं। जैसे एक कंपनी है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सरकार ने कहा कि भाई आपका जो पेट्रोल है वो 2 रुपये 50 पैसे कैसा हो जाएगा, कल से महंगा हो जाएगा। तो IOC जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने पेट्रोल को नेक्स्ट डेट से 2.5 रुपये ज़्यादा रुपये पर बेचने लग जाएगी। और ऐसा ही शायद रिलायंस कंपनी को भी करना पड़ेगा, जबकि रिलायंस कंपनी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ये गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को जब रेट डिसाइड किया जाता है तो रेट डिसाइड गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। कंपनी इनमें मनमाना पैसा वसूल नहीं सकती। क्लियर? इसके अलावा हम नंबर 4 पे बात कर सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। देखो, अगर आपके उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करने का जो उद्देश्य है वो प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना है, तो आप अपने प्रोडक्ट जो उत्पाद है उसके रेट कैसे रखोगे, कम रखोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमारे ब्रांड की इमेज बनी रहनी चाहिए और हम तो पूरे मार्केट में सबसे अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के रूप में उभर के आना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट के रेट ज़्यादा रखने पड़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो कभी भी सस्ते स्मार्टफ़ोन लॉन्च नहीं करती, क्योंकि ये केवल एक स्पेशल कैटेगरी, कंज्यूमर की एक स्पेशल कैटेगरी को ही क्या करती है, फोकस करती है और उसी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये अब मार्केट में सबसे ज़्यादा रेट्स अपने मोबाइल के रखते हैं, क्योंकि ये अपने आप को मार्केट में आगे रखना चाहते हैं, रेप्यूटेड कंपनीज़ में उसको रखना चाहते हैं, और इसी रेपुटेशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं, ये अपने रेट्स ज़्यादा रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, उस पर भी ध्यान देकर अपन क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट का प्राइस तय करते हैं। अगर मान लो कंपनी चाहती है कि भाई मुझे कैश सेल ज़्यादा करनी है, तो कैश सेल ज़्यादा करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट के 2 रेट तय करेगी। कैश सेल जिसका रेट कम होगा और एक क्रेडिट सेल जिसका रेट कैसा होगा, ज़्यादा होगा कुछ। तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो कम रेट देने के चक्कर में कैश परचेजिंग ज़्यादा करेगा और कंपनी जो है उसको किसी तरह की फ्यूचर बैड डेट्स नहीं होंगे। क्लियर? इसके अलावा आप किस तरह का मार्केटिंग करते हो, नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग मेथड्स के बारे में। भाई देखो, कंपनी को छूट होती है कुछ। अगर मान लो कंपनी अपने प्रोडक्ट में अच्छी पैकेजिंग लगा रही है, अपने प्रोडक्ट की टॉप एडवर्टाइजमेंट कर रही है और अपने प्रोडक्ट पर कुछ स्पेशल ऑफर्स भी दे रही है, तो ऐसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट के रेट कुछ ज़्यादा रखने की छूट मिलती है। यस, क्योंकि कंपनी की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ज़्यादा हैं। और ऐसी चीज़ में क्या होता है, मेथड जो उन्होंने इस्तेमाल की है उनसे उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और इस कॉस्ट के बढ़ने का जो पूरा का पूरा बर्डन है वो कस्टमर की पॉकेट पर ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी जो मार्केटिंग मेथड्स अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रही हैं
वो अपने कुछ ज़्यादा रेट्स अपने प्रोडक्ट के रख सकती हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आज क्लास में 3 फंक्शंस के बारे में पढ़ा है और आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें लास्ट आपने पढ़ा प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, थैंक यू।